आज हम लोग पढ़ेंगे इन ट्रांजैक्शंस को एंट्री कैसे करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को लिखने की एक प्रक्रिया है, सिस्टमेटिकली लिखने की प्रक्रिया है। उस लिखने का मकसद ये होता है कि हम उसको बाद में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स को एनालिसिस कर सकें, देख सकें, जिससे कि अपने बिजनेस में हम और भी तरह तरह के डिसीजंस प्राप्त कर सकें, ले सकें। तो इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग्स करते हैं। अब बात आती है, सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग्स हम करेंगे कैसे, इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसके प्रैक्टिकल्स क्या होंगे। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग्स को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखना तो बहुत अच्छा है, लिखते हमने कई सालों से कई तरह से हैं, पर हम हिसाब किताब को लिखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। लिखने से पहले हमको ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन हमने पिछली बार समझा अच्छे तरीके से। यदि आपको ट्रांजैक्शन समझ में ना आया हो तो फिर से आप पहले ट्रांजैक्शन को समझें, तब जाके ट्रांजैक्शन को लिखने की प्रक्रिया के बारे में आप सोच पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन में जैसे हमने पहले जान चुके हैं कि ट्रांजैक्शंस में मूल रूप से दो भाग होते हैं। एक तो पहला आपका क्या होता है, एक पक्ष होता है और दूसरा पक्ष। एक पक्ष हम खुद होते हैं, दूसरा पक्ष सामने वाला होता है, और हम इस तरह से अपने पक्ष और सामने वाले पक्ष को लिखते हैं। तो इसमें दो तरह है कि पहला सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। तो मित्रों, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, इसी को समझने के लिए हम लोग साधारण तरीके से जो पहले हम हिसाब करते आज तक करते हुए आए हैं, इस तरह के सामान्य तरह के लिखने के तरीकों को सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम समझाएंगे यहाँ पर कि एक उदाहरण पे किसी भी व्यक्ति को, आप भी हो सकते हैं, आपको यदि मान लो आपके फादर्स ने पैसे दिए हैं और इस बात पे दिए कि आप भाई आप कहीं टूर जा रहे हैं, उधर पर जाएं और उस पैसे को खर्च करके आएँ। खर्च करने के दौरान पर उसका पूरा हिसाब किताब आपको पिताजी को वापस देना है। यदि पैसे बच रहे हैं तो देना है, और नहीं खर्च हो गए तो उसका हिसाब देना है। इस तरीके से ये हिसाब किताब प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, इसको जरा गौर से देखते हैं। तो यहाँ पर किसी भी शख्स को एक पैसे मिले हैं, पिताजी से प्राप्त हुए 50,000 रुपये, और ये 50,000 रुपये अगर प्राप्त हुए तो इस तरह कॉलम में हम इसको व्यक्त करेंगे। सीरियल नंबर, डेट, डिटेल्स, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, और लास्ट में ये बैलेंस। ये बैलेंस मतलब जितना पैसा उसके पास राइट नाउ इस ट्रांजैक्शन के बाद सुरक्षित हुआ है, सेव हुआ है। तो एक पर्टिकुलर तारीख को पिताजी से पैसे प्राप्त हुए हैं, 50,000 रुपये मिले हैं और 50,000 रुपये यहाँ पर आपके बचे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उस व्यक्ति ने कोई अपने लिए खर्चा किया, जैसे रेल का टिकट कराया, 1,500 रुपये का टिकट है, 48,500 रुपये अगले शेष राशि उसकी बच रही है। अगला देखेंगे कपड़े अगर खरीदे तो 5,000 रुपये के कपड़े खरीदे, 43,500 रुपये, 43,500 उसके ऊपर नेक्स्ट शेष बच रहे हैं। इस तरीके से प्रत्येक ट्रांजेक्शन करता हुआ उसे सब हिसाब मिल जाएगा। अगर मान लो पैसा कितना आया, टोटल पैसा कितना खर्च किया वो, और अंत में कितना शेष बचा। तो ये ट्रांजेक्शन्स में एक तरह से गौर से देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन पर ट्रांजेक्शन हुआ है। पिताजी से प्राप्त हुए एक लाइन पे, रेल टिकट कराया एक लाइन पे, कपड़े एक लाइन पे, बैग। तो ये इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को हम सिंगल एंट्री या एक लाइन में किया गया ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम्स कहलाता है ये, और ये सिस्टम्स आप देख रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि इस सिस्टम में ऐसी क्या कमी है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जो हम इसको कम यूज करते हैं या इसको मान्यता नहीं मिलती है। क्योंकि इससे आपने ध्यान दिया, अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को मान्यता मिलती है। तो आपका सोचना जरूरी है कि भाई इसमें ऐसी क्या कमी है जिसके कारण इसे मान्यता नहीं है, या इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप अगर गौर से देखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें समझ में नहीं आएगी। इसमें हमारे सारे लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, हमको पूरा हिसाब मिल रहा है, पारदर्शी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पर इसकी कमी है। मैं आगे इस चीज़ पर डिस्कस करूंगा। पहले तो हम सिंगल एंट्री समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल एंट्री, अब इसमें इस एक्सरसाइज को आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद में जिस क्रम में ये एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 6 आगे है, तो मैं चाहूँगा ये एक्सरसाइज को आप अपने स्तर पर अपने कंप्लीट करें, और आगे के खर्चे करके बचे हुए शेष पैसे आप शून्य करके वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि आपको ये हिसाब किताब करने का एक प्रक्रिया का अनुभव हो, और आपको इस चीज़ में फीलिंग्स हो, एक भाव आए कि हाँ भाई ये इस तरह से अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग के छोटे छोटे हमको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ ये सिंगल एंट्री सिस्टम आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम आगे इसको और समझते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम्स पर क्या हमको है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर हम गौर से और देखें
तो चित्रों से इसको समझेंगे कि एक साइकिल है, साइकिल में हम मध्य में उपस्थित हैं, केंद्र में हैं और हमने ट्रांजैक्शन किए। तो जैसे पिताजी हैं, पिताजी से पैसे लिए तो ये आपका क्या हो रहा है, एक आपके पास में पैसे आ रहे हैं तो पिताजी से पैसे लिए, टिकट आपने कराया, क्लॉथ आपने लिया, एक्सपेंसेस और भी तरह तरह के जो आपने किए वो बाहरी पार्ट है। तो ये केंद्र के बाहरी पार्ट हैं जो कि बाहर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये बाहरी पार्टियां हैं और आप इसके केंद्र में हैं। तो इस तरीके से ये जो चित्र ये दर्शाता है, दिस इज द सिंगल एंट्री सिस्टम, कि आप यहाँ पर मध्य में हैं एंड देन बाहर पिताजी, टिकट, क्लॉथ, एक्सपेंसेस, ये सब बाहरी पार्ट है। और ये आपने पिछले चित्र में इनको गौर से देखा हुआ लाल कलर से। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया गया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपने हिसाब तो बना लिया पर आपने पूरे ट्रांजैक्शन में आपको उन्हें ये बताई नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस मूल से ये हिसाब हो रहा था उस मूल को आपको ही बस मालूम था और दूसरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो यहाँ पर जैसे ट्रांजैक्शंस में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों होते हैं, तो ठीक है, सोर्स आप हाँ ये आपको मालूम है, परंतु सोर्स का व्यक्तिकरण कहीं नहीं है। सोर्स का किसी भी व्यक्ति, किस व्यक्ति का नाम है क्या है, तो पूरे हिसाब किताब में कहीं पे भी आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं। चूंकि ये रिपोर्ट आप अपने आप को कर रहे थे, इसलिए अब जब आप रिपोर्ट ही खुद को कर रहे हैं या पिताजी को कर रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति को कर रहे हैं जो कि वो आपको पहले से वेल नोन, अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए ही आप उसमें अपना नाम नहीं लिखते। और नहीं लिखने के कारण ये केवल प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। इसका हिसाब या तो आपको मालूम है या फिर दूसरे के लिए ये कोई काम का नहीं रह जाता। सोचिए कितनी बड़ी बात मिस कर गए हम इस पे। तो हम इस पे जब हम खुद पर अपने आप को ही नहीं लिख रहे होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि यदि ये रिकॉर्ड अगर आप 10 साल बाद में कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो उसको कोई काम का नहीं है, या ये आपके लिए तो काम का है पर तीसरे किसी व्यक्ति के लिए कोई इसकी वैल्यूज ही नहीं है, तो यहाँ पर जाकर इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, क्योंकि ये अपने लिए है, ये व्यक्तिगत है और ये प्राइवेट है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम की वैधता पूरे क्षेत्र में ना होकर एक सीमित क्षेत्र पर होती है और इसीलिए सिंगल एंट्री इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका ग्लोबलाइजेशन करण नहीं किया जा सकता, ये एक तरीके से सार्वभौमिक नहीं हो सकता। तो बस इतनी सी चीज़ के कारण सिंगल एंट्री सिस्टम की उपयोगिता नहीं होती है। तो क्या करना है हमको फिर? तो इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ट्रांजेक्शन्स को अगर हमने समझा है तो ट्रांजेक्शन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स अगर घट चुका है, दोबारा उस तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे भी तो वो एक नए ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि वो अलग समय पे होने वाली अलग घटना हो जाएगी। तो निरंतर घटते रहने वाली प्रक्रिया ट्रांजेक्शन्स है और आपका जो भी करंट बैलेंस है वो बैलेंस परिवर्तित होता रहता है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करें? सिंगल एंट्री में तो एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष दायरे में ही सीमित है। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हमको अगर मान लो ये निरंतर घटने वाली प्रक्रिया है तो ये हर चीज़ को प्रभावित करता रहता है, इसका स्टेटस बदलता रहता है, तो हम उसे कभी भी किसी भी स्थिति में ट्रैक कैसे कर पाएँ? तो आप एक चित्र के माध्यम से देखिए कि लगातार चलता रहता है। तो हम कल किस स्थिति में थे, आज किस स्थिति में हैं, कल कहाँ होंगे, ये हमको पूरा स्पष्ट होना चाहिए। फिर आज हमने कल जो भी हमने पैसा भेजा है वो कल कहाँ पर कितना है, कितनी वैल्यूज है, इस चीज़ को भी हमको पता होना चाहिए। मतलब राइट स्टेट अमाउंट हमको पता चलना चाहिए। एक अवस्था उसकी पूरी किसी भी समय पर 0 पैसे से लेके 1.1 पैसे से लेके सब पैसों का पूरा ब्यौरा स्पष्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ जो होगी सिंगल एंट्रीज में उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती है। इसके लिए हमको डबल एंट्री ही करना पड़ेगी। तो बिकॉज ऑफ ये ट्रैक नहीं हो पाता सिंगल एंट्री, इसलिए बिकॉज ऑफ इसमें सारी चीज़ों का ब्यौरा इकट्ठा नहीं मिलता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंगल एंट्रीज में हम नहीं कर पाते, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम का उपयोगिता आ गई। डबल एंट्री सिस्टम व्यक्तिगत ना होते हुए ये सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है और इसमें हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, टाइमिंग का रोल है। तो इसमें ज़रा देखेंगे तो सिंपल जो चित्र हमने पिछली बार सिंगल एंट्री में देखा था उसका दूसरा चित्र, थोड़ा अपडेट चित्र हमने इधर दिया, जहाँ हम खुद को वहाँ पर लिख रहे थे। तो खुद को लिखने के कारण हम चूंकि खुद थे तो खुद को हम रिपोर्ट कभी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम क्यों करें, तो इसलिए हमने इधर पर जो हमारे ट्रांजेक्शन के मूल हैं उन्हीं को हमने मूल आधार मान लिया। ट्रांजेक्शन का मूल हमने बताया था कि भाई पैसा, गुड्स, मनी
और सर्विसेज, ये 3 चीज़ें थी है ना, कैश या मनी, गुड्स और सर्विसेज, ये 3 आधार हैं जिसमें से हमारे मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट एक्टिव कौन सी चीज़ है, ये 2 होते हैं, मनी एंड स्टॉक या गुड्स। तो इन तीनों चीज़ों को हमने मूल आधार पर रखा एंड जितने भी पार्टीगत ट्रांजेक्शन्स होंगे, बाहरी ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इन्हीं पर जाकर कनेक्ट करेंगे क्योंकि आउट ऑफ इससे सिलेबस में कुछ है ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसी चीज़ के आधार पर काम करते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको अंतुगत्वा आपको क्या है कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि उसका रीज़न या तो सर्विस होगा या गुड्स होगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या तो गुड्स के लिए किए जाते हैं या सर्विस के लिए जाते हैं। सर्विसेज में तो हम सर्विसेज का नाम सिंपल रख देते हैं, परंतु इसको स्पेसिफाइड हम पहले कर लें कि यदि अगर मनी होगा तो या तो कैश के थ्रू दिया जाएगा या बैंक के थ्रू दिया जाएगा। इसलिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, बैंक या कैश का एक लेजर्स होना चाहिए जहां पर वो प्रभावित होंगे। दूसरा, अगर कोई भी स्टॉक या गुड्स हम बेचेंगे या खरीदेंगे तो वो हमारे पास आएगा या जाएगा। तो वो आएगा यदि तो परचेस के माध्यम से ही आएगा, तो परचेस एक लेजर बनेगा, परचेस एक अकाउंट बनेगा। तो जब भी बाहर से कुछ चीज़ चल के आएगी तो परचेस के थ्रू आएगी, स्टॉक में जमा होगी एंड देन स्टॉक में जमा होने के बाद में अगर वो जाएगी, किसी भी व्यक्ति को जा सकती है वो, तो वो जाएगी तो विद द हेल्प ऑफ सेल्स अकाउंट के थ्रू ही जाएगी, अदरवाइज कोई उसका दूसरा रास्ता नहीं है। तो सेल्स से जाएगी तो सेल्स से ही निकल जाएगी, तो सेल्स को रिपोर्ट होगी और देन इसके बाद में वो व्यक्ति के पास चली जाएगी और व्यक्ति उसके बदले में हमको क्या देगा, कैश देगा। वो कैश में भी हम बैंक में जमा कर सकते हैं। नाउ यदि हमने किसी से परचेस किया है तो उससे भी पैसा देना होगा और इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम समझें कि एक साइक्लिक मोड बन जाएगा जिसमें किसी व्यक्ति से व्यापार यदि हम कर रहे हैं तो पहले उससे खरीदा, खरीदने के बाद में हमने उसे स्टॉक में रखा, स्टॉक में रखने के बाद में हमने उसे बेचने का इरादा किया, बेचने का इरादा किया, एक कस्टमर 8 मिला हमको एंड देन कस्टमर को हमने बेच दिया और कस्टमर को बेचा तो कस्टमर ने उसके बदले में हमें सब स्टेप बाय स्टेप है, याद रखिए, पैसे दिया एंड देन पैसे देने के बाद में आप मे भी कैश में ले सकते थे या डायरेक्टली बैंक में ले सकते थे, परंतु जैसे भी आपने लिया उसको बैंक में जमा करेंगे एंड बैंक से फिर चेक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमने किसी पार्टी जिस पार्टी से खरीदा था उससे पे किया एंड पे करने के बाद में आप ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअल में। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्तिगत नाम यहाँ नहीं आया, यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो सेल्फ थे हम, तो सेल्फ को हमने सेल्फ ना रख के संस्थागत कर दिया और उसे हम कैश, गुड्स और सर्विस 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होता है और इससे इस प्रक्रिया को अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाएं, थोड़ा सा गौर करें तो समझ जाएं तो आपको समझ में आने लगेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम्स में क्या होता है, ये चीज़ हम अभी बेसिक से अभी हमने आपको और भी डिटेल बताना है। तो ये मेन उसकी थीम है जिसमें कि हम ये समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो इस क्रम में चल रहे होते हैं और जब हम लोग क्या चल रहे होते हैं तो वो एक चीज़ यहाँ से चलती है, दूसरी जगह पहुँचती है, दूसरी चीज़ फिर अगली जगह पहुँचती है, बदले में उसके पैसे आ रहे होते हैं, ये चीज़ निकल रही होती है और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये सारे प्रोसेस अपने अपनी जगह पे चल रहे होते हैं। राइट नाउ हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजेक्शंस सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्रीज। सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शंस एंड डबल एंट्री ट्रांजेक्शंस में क्या है, तो सिंगल एंट्री डिफरेंस, सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शंस है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्रीज में। सबसे पहले सिंगल एंट्री में इसमें केवल एक लाइन में एंट्री होती है, इसमें केवल एक लाइन में एंट्री होती है, जबकि डबल एंट्री में 2 लाइनों में किया जाता है। हुज द 2 लाइन आप देखते हैं जरा, इसमें किसी वैल्यूज को ट्रैक नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन्स हम किए हैं, उस ट्रांजेक्शन्स को हम आगे फर्दर कहाँ तक जाएगा, पीछे कहाँ से आया है, या फिर उसकी आई अभी की रेट में क्या पोजीशन है, या अगर 5 साल पहले किसी ट्रांजेक्शन को देखना है तो वो कहाँ पोजीशन है उसकी, इस तरह से हम ट्रैक नहीं कर सकते। इसमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, उसकी राइट पोजीशन, राइट स्टेज, टाइम बताया जा सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में हम कोई चिट्ठी भेजते हैं, तो अगर पोस्ट कार्ड में भेजते हैं तो पोस्ट कार्ड में वो चिट्ठी आपकी क्या है कि ट्रैक नहीं की जा सकती। वाई? क्योंकि उसमें आपका डेस्टिनेशन का नाम तो लिखा होता है, सोर्स का नाम, सोर्स का पता नहीं लिखा होता है। तो इस तरीके से सोर्स का छोटा मोटा स्टेज पता रहता है। तो वो जो सोर्स का राइट स्टेज है वो हमको नहीं पता होता, इसलिए हम उसे
कहाँ से निकला है ये चीज़ नहीं पता करके कहाँ जाना है, केवल यही चीज़ हम पता कर पाते हैं, क्योंकि ट्रैक नहीं हो पाता। आपने देखा होगा पोस्ट कार्ड को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर पोस्ट ऑफिस से या पोस्टमैन से या पोस्ट ऑफिस से आप पूछेंगे कि भाई ये चिट्ठी हमारी अभी इस समय कहाँ है, तो वो ना बता पाएंगे। पर हाँ, यही चीज़ अगर रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, जिसमें कि अगर उसका पूरा एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का पूरा ब्यौरा होता है, फिर उसे हम नेट पे भी ट्रैक कर पाते हैं। और ये इस तरह से हमको पता चल जाता है कि यह कहाँ पर पहुँची है और कितने दिनों बाद में आ जाएगी। तो ये कर पाना बहुत बड़ा आसान होता है। सेम इसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम है। ये प्रक्रिया पुरानी है, बहुत पुरानी है। इसको हम लोग सामान्य व्यक्तिगत रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आधुनिक है और ये एक तरह से संस्थागत या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में इसको प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से आपकी ये जो प्रक्रिया है इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या कहलाएगी? डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री में डिफरेंस। तो इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शंस हैव ओनली वन लाइन फॉर पार्टी वन, ट्रांजेक्शन हैव टू लाइन, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी सेल्फ अकाउंट्स। बाय दिस अकाउंट कैन नॉट बी ट्रैक अकाउंटिंग प्रोसेस एनी स्टेज। डबल एंट्री सिस्टम वी कैन ट्रैक अमाउंट इन एनी स्टेज। That's like a postcard delivery, that's like a register post delivery, that's normal and old pattern, that's modern and then compulsory for standard of accounting। तो ये आपके डिफरेंस है। नाउ हम लोग अब जरा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में फिर से समझें। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे से समझना है कि जो भी हम एंट्री करते हैं उसमें हम डबल एंट्री और सिंगल एंट्रीज में आगे क्या करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए समझ लें कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है पहला तो दो पक्षों में होता है। जरा बेसिक्स इसकी गाइडलाइन हम समझ लें कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो दो पक्षों में होता है। दो पक्ष, दो पार्टी होता है। फर्स्ट इज ए सोर्स, सेकंड इज ए डेस्टिनेशन। ट्रांजेक्शन्स मैंने पिछली बार भी समझा चुका हूँ कि ट्रांजेक्शन्स इज लाइक अ मूवमेंट। तो किसी चीज़ की गति को ट्रांजेक्शन्स दे रहा है। तो एक जगह से कुछ चीज़ निकल के दूसरी जगह पहुँच रही है, इस चीज़ को ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। उसमें एक टाइमिंग होती है, किस टाइम पर वो घट रहा है। सेकेंड थिंग, किस जगह से निकल रहा है और किस जगह तक पहुंच रहा है। इस चीज़ को हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन अवश्य होगा। तो ये चीज़ को समझ लें कि एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगा। देन दूसरी चीज़ ये होगी कि ये इसके किसी न किसी मकसद से किया जा रहा होगा। तो कोई सामान या तो दिया जा रहा होगा या पैसे दिए जा रहे होंगे या लिए जा रहे होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई सामान या सर्विस जो हम दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। तो हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत अंदरूनी रूप से हम लेना और देना देखें, उसे हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। जब हम लोग दो लाइन में से करेंगे तो ये डबल एंट्री बन जाता है। हाउ कैन वी राइट इन टू लाइन? तो इस चीज़ को समझना है। तो इधर पर एक चीज़ होती है डेबिट और क्रेडिट। व्हाट इज़ द डेबिट, व्हाट इज़ द क्रेडिट? तो इसमें एक डेबिट और क्रेडिट दिया जाता है। सेकेंड थिंग, इसके साथ में उस टाइम को, जो भी पंचिंग टाइम है वो ज़रूर लिखा जाता है। थर्ड चीज़ आपका क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे देते हैं। तो इस चीज़ को समझ रहे हम। तो जब भी हम लोग डेबिट और क्रेडिट देना चाहेंगे तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए ये चित्र जरूर देखें। एक उदाहरण के रूप में आप इधर देखें तो यहाँ पर आपको एक दो दिख रहे हैं बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं ये दो हैं। एक आपका क्या है, इसको हम लोग ए नाम दे दें। तो ए नाम देने से क्या होगा, ये ए, और इसी तरीके से एक और जो होगा उसे हम लोग बी नाम दे दें, बॉक्स है। या एक ये पॉट है जिसमें हम लोग क्या है कुछ पानी जैसी चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक स्टेज पे इस बर्तन पर, इस बॉक्स पर आपका ये एज्यूम करते हैं कि 10 लीटर्स पानी पहले से पड़ा हुआ है। ये 10 लीटर्स पानी जो इसमें पड़ा हुआ है वो इसमें ये मान के चलेंगे इसकी स्टेज, एक ही स्टेज अभी यह है कि 10 लीटर डेबिट है, इसमें 10 लीटर पहले से इसमें पड़ा हुआ है। नाउ अब हमारे को एक ट्रांजेक्शन करना है या एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और ट्रांजेक्शन्स या ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे करेंगे? एज्यूम करो हमें आवश्यकता पड़ गई है कि 2 लीटर पानी हमको ए से लेकर बी में देना है। तो जब तक ए के पास होगा नहीं तो वो देगा नहीं। तो ऑलरेडी उसके पास 10 लीटर है इसलिए वो दे सकता। राइट नाउ अब समझिए कि ये 2 लीटर पानी आपने क्या किया है,
ए से निकाल कर बी में लेना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि ये ट्रांजेक्शन्स कहलाएगा। आप याद रखें इस चीज़ को, जो मूवमेंट्स हो इसे हम लोग ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। तो अगर गौर से देखें कि अगर मान लो आज 10 तारीख है और 10 तारीख को हम कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो ए से वो निकला और बी में पहुंचा, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांजेक्शन्स राइट नाउ। जैसे ही ए से निकला तो क्या हुआ, यहाँ पर जो 10 लीटर पानी था वो 8 लीटर बचा, एंड इधर बी में पहुंचा तो यहाँ पर क्या स्टेज हो गई है, 2 लीटर अमाउंट इसका हो गया कम और यहाँ पर बढ़ गया। तो 2 लीटर पानी अगेन इसकी स्टेज क्या हो गई, 2 लीटर डेबिट, और यहाँ पर क्या हो गई, 8 लीटर डेबिट हो गई। तो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पर हम समझेंगे फिर से गौर से कि ये 2 लीटर्स को हम लोग यहाँ पर जो हुआ है इसे हम लोग 2 लीटर क्रेडिट फ्रॉम ए और जो क्वेश्चन हमारा पहुंचा है 2 लीटर्स डेबिट बी। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि ये ट्रांजेक्शन्स में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चीज़ को हमको बताना है कि 2 लीटर पानी ए से क्रेडिट हुआ, 2 लीटर पानी बी में डेबिट हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेज है, ये जो लिखने का तरीका है, इसे हम लोग ट्रांजेक्शन्स एंट्री कहेंगे। परंतु अब यहाँ पर हमको 2 भागों में बताना। तो पहला भाग हम जिस जगह पे पहुँच रहा है, जैसे अगर मान लो इनकेस ये मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये पूरी कंप्लीट हो गई प्रोसेस, तो मेरी लास्ट स्टेज में जहाँ उंगली आएगी उसे हमको पहले लिखना है। तो 2 लीटर्स डेबिट बी, 2 लीटर्स क्रेडिट ए। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और ये फाइनल स्टेज हम लिखने की हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ये बैलेंस भी प्रभावित हो चुका है। ए का बैलेंस 8 लीटर हो गया है, बी का बैलेंस 2 लीटर्स डेबिट हो चुका है। अब यहाँ देखिए कि 2 लीटर डेबिट दोनों जगह। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये 10 लीटर से 8 लीटर हो गया, तो अब अपने आप में ये 2 लीटर घट चुका है, ठीक है। घटने को क्रेडिट बोला गया है। एंड अब अपने आप में ये क्या है, 2 लीटर बढ़ चुका है, तो भरने को डेबिट बोला गया है। तो जो प्रारंभिक स्टेज थी 10 लीटर और 0 वो बदल चुकी है अगले ट्रांजेक्शन्स पे। मतलब एक प्रारंभिक स्टेज में ये था, सेकेंड स्टेज में ये स्थिति हो चुकी है। तो इस चीज़ को हम लोग डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाएं कि डबल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ये आपका एक और चित्र है, इस चीज़ को समझेंगे। इसको लिखने का तरीका हम लोग ये इस तरह से ब्यौरा व्यक्त करते हैं। जब भी हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या है कि इस फॉर्मेट को देखें, डेट, जो भी डेट है उसमें हम डेट लिखेंगे, डेट लिखना ज़रूरी है ट्रांजैक्शन में। पर्टिकुलर्स, तो जो फाइनल स्टेज या डेस्टिनेशन में पहुंच रही है, अगर मान लो आप अपने हाथ से एक उंगली से देखें कि ट्रांजैक्शंस हुआ तो स्टार्ट से एंड तक गया, और उंगली का स्थान जहाँ पर होगा वहाँ से फिर हम उल्टे क्रम में लिखने चालू करेंगे। तो जहाँ पर सोर्स में, वो सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुँच चुका है, तो डेबिट जो डेस्टिनेशन है डेबिट, उससे हम डेबिट से शुरू करेंगे और पीछे आएंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो हम लिखेंगे। तो इस तरीके से जो पहले एक्शंस को घटने दें एंड देन फिर हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो जो डेबिट हुआ देन पीछे चल के जहाँ से चालू हुआ था उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो जहाँ पे जैसे इधर पे अगर मान लो 2 लीटर अकाउंट में से निकला है और अगर बी में पहुँचा है तो बी अकाउंट जरूर लिखेंगे, बी अकाउंट हमने लिख दिया। एंड देन इधर पर जहाँ उसका एक कॉलम, अगला कॉलम है, वहाँ पर हमको उसका अमाउंट मनी में लिखना है, तो 2 लीटर्स। ये जिस तरीके से हम उसको वैल्यूज़ में लिखते हैं तो सिंपल इधर पर भी हम लोग वैल्यूज़ में लिखेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है। देन अगला जो सेकेंड एंट्री है या जो बोल सकते हैं दूसरी लाइन है, 2 करके हम लिखेंगे। एंड लिखने के बाद में कहाँ से चालू हुआ था वो हम लोग लिखेंगे। तो हमारा बी से चालू, बी में डेबिट हुआ है तो ए से चालू हुआ था, हमने इसे क्रेडिट लिख देना है। और इस तरीके से आपका 2A क्रेडिट हमने लिख देना, और इसके बाद में क्रेडिट वाले कॉलम में इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका एक ट्रांजेक्शन्स का पैटर्न है। ये पैटर्न्स याद रखें, सभी लाइनों में इम्प्लीमेंट होगा, पहली लाइन है दूसरी, इस तरह से डबल एंट्री हो जाता। नरेशन में हमको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीइंग, पहले कोई भी चीज़ घट रही है, घटना घट रही है, तो घटना को हम लोग बीइंग से प्रेजेंट करते हैं, और बीइंग व्हाटएवर जो भी घटना घटी है उसका ब्यौरा हम लोग रीजन के साथ में यहाँ पर लिख दें। नरेशन लिखने का बहुत ही
बड़ा कारण है, क्योंकि आप कई सारे ट्रांज़ैक्शन धीरे-धीरे करते जाएँगे। अगर किसी बड़ी कंपनी में देखेंगे तो कुछ कंपनियों में 1000 ट्रांज़ैक्शन साल भर में हो सकते हैं, 2000, 10,000, कई लाखों ट्रांज़ैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन हो सकते हैं। तो जब कभी हम एक ही पार्टी से देखते हैं तो उनके साथ में एक से सामान की डील, एक से अमाउंट की डील कई बार हो जाती है। कभी-कभी तो एक ही डेट में एक ही तरह की डील हो जाती है। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि पहली और तीसरी और दूसरी डील में क्या डिफ़रेंस है। और कभी-कभी हम ट्रैक करना चाहें तो हमें सामान एक सी दिखने वाली एंट्रियाँ, डुप्लीकेट एंट्रियाँ भी लग सकती हैं या हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो उस समय पर आपको ये नरेशन बहुत मदद करता है, क्योंकि हम उसमें कारण सहित व्याख्या करते हैं। टाइम तो हमारा रहता ही है कि कब किस व्यक्ति से कैसे आपने ट्रांज़ैक्शन किया। तो ये आपका नरेशन आपको बहुत हेल्प करता है। तो नरेशन आपको छोटी-मोटी चीज़ नहीं, नरेशन जब आप कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको बहुत ईज़ी कर देता है ट्रांज़ैक्शंस को। तो नरेशन लिखने की आदत अवश्य डालें। कई लोग क्या है, नरेशन को ढंग से नहीं लिखते, अच्छे से नहीं लिखते, तो वो बाद में खुद परेशान होते हैं। तो नरेशन अवश्य लिखें। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न्स में आप जर्नल एंट्री करते हैं उसकी, और ये जर्नल एंट्री को एक्सरसाइज के रूप में हम कराएँगे आपको। ये करना ज़रूरी है जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ये प्रैक्टिस होने के पश्चात में आप इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छी तरह से आप माइंड में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। राइट नाउ अब हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री करते वक्त में हमको समझना होगा कि हम कैसे करते हैं। तो इसकी भी छोटी सी एक की पॉइंट्स है, हम लोग समझ लें। एक चित्र से हमने पिछली बार समझा था कि अकाउंट्स में जो पूरी तरीके से एक चक्र या साइकिल के रूप में होता है। ये साइकिल कुछ इस तरीके से होता है। तो इस साइकिल में दो भाग होते हैं, एक तो उसका जो पैरामीटर्स होता है, परिधि, जहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट्स आते हैं, और बीच में केंद्र होता है जिसमें कि हमारे अकाउंट्स होते हैं। याद रखें, किसी भी अकाउंट के केंद्र में हम ही होते हैं और हमारा मूल होता है, और जितना भी हिसाब किताब हमको रखना है वो हम अपने अकाउंट्स का रखते हैं। तो यहाँ पर जो केंद्र में हिसाब आते हैं उनको 4 भागों में बाँटा गया है, ध्यान रखें। तो बेसिकली हम 3 चीज़ों का तो हिसाब वैसे ही रखते हैं। पहला, हम पैसे का हिसाब रखते हैं, दूसरा हम सामान का हिसाब रखते हैं, और तीसरा हम किसी सर्विसेज का हिसाब रखते हैं। बिकॉज़ 3 चीज़ से बाहर तो हमारी अकाउंटिंग होती नहीं है। तो पैसों के हिसाब के लिए हमारे पास 2 अकाउंट नियुक्त हैं, कैश या बैंक। और इसी तरह से सामान का हिसाब रखने के लिए, चूँकि ये स्टॉक में होता है, तो स्टॉक खुद अपने आप में 2 चीज़ों से ऑपरेट होता है, या तो इन होता है या आउट होता है। तो इन के लिए परचेस अकाउंट होता है और आउट के लिए सेल्स होता है। मूल रूप से हम ज़्यादातर इन्हीं 2 चीज़ों का हिसाब रखते हैं। सर्विसेज या तो इनकम होती है या एक्सपेंस होती है, तो इनको हम लोग अक्सर इनकम और एक्सपेंस कैटेगरी में रख के मेंटेन कर लेते हैं, तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो जनरली हम लोग क्या है, जो भी ट्रांज़ैक्शंस करेंगे उनको अगले स्टेप में 2 भागों में बाँट लेंगे। एक तो हम जिनका मूल हिसाब हमको ज़्यादा ज़रूरी रखना है, दूसरा वो जो कि हमको क्या है, बाहरी तत्व होते हैं जो कि तत्कालिक रूप से हमको सोर्स या डेस्टिनेशन बताने के लिए कि भाई हमारे पास कैश आया कहाँ से या कैश गया कहाँ से, या हमने कोई सामान खरीदा तो आया कहाँ से या सामान गया कहाँ। और यदि हमारे पास में किसी भी तरह का पैसा आ रहा है या जा रहा है तो हमने कुछ खर्चा या इनकम के रूप में किया, तो वो भी चीज़ हम सर्विसेज के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी में हर ट्रांजैक्शन को बाँटना है। तो यहाँ पे मूल रूप से हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, याद रखें, हम जो भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे उनको 2 कैटेगरी में बाँटना है। जैसे कि एक हम इधर पे उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं कि ये आपका एक उदाहरण है कि राम को माल बेचा। राम को माल बेचा, तो राम को माल बेचा तो हम इसे थोड़ा-सा तोड़ें, तो 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो माल बेचा, दूसरा राम, है ना? तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो बी पार्ट है ये हमको क्या है कि है तो 4 भाग है इसके, पर यही हमको कन्फ्यूज़ करता है। यदि हमने इससे क्लियर कर लिया तो ये समझ लीजिए हमने जंग जीत ली। सारा कन्फ्यूज़न्स किस पे है, इसी पर होगा। बाकी जो पार्टी वाला पार्ट है वो तो खुद ब खुद अपना नाम ज़बरदस्त बोलता रहता है, तेज़ी से बोलता है, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न्स आपको नहीं होगा। अब तो कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, आपको अपने वाले पार्ट में। आपके पार्ट कौन से हैं, या तो कैश, बैंक, सेल्स, परचेस, इस तरह से आपके 4 हो सकते हैं। याद रखें, जब भी पैसे का लेन देन हो रहा होगा तो कैश बैंक के थ्रू होगा, और सामान का लेन देन हो रहा होगा तो सेल्स परचेस के थ्रू हो रहा। अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो बड़ा सिंपल है, यदि आपको नकद मिला तो कैश, अगर आप चेक से दिया है तो बैंक। और यदि सामान का लेन देन हो रहा है तो सामान का लेन देन में या तो आप सामान ले रहे होंगे या दे रहे होंगे। अगर सामान ले रहे हो तो इसका मतलब आप खरीद रहे हैं, और सामान
दे रहे हैं तो इसका मतलब आप बेच रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी को चॉइस करना है। तो जब भी आपको ट्रांजैक्शन आएगा तो उसमें पार्टी का नाम स्पष्ट लिखा होगा, तो ये चीज़ नाम से जो लिखी है वही आपका क्या है, आपका पार्टी का नाम होता है। और इसे हम लोग क्या है याद रखेंगे। जैसे राम को माल बेचा तो राम पार्टी है, पर हमारा क्या है, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि माल बेचा, तो माल बेचा वाले को हम लोग क्या है, जो हमारा माल है बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो सेल्स की कैटेगरी में आया। अब यहाँ पर चित्र के रूप में देखिए, तो राम एक व्यक्ति है और हमने माल बेचा, तो हमारे पास से माल क्या हुआ, चल के राम के पास गया, ऐसे ही होगा ना, हमारे पास से माल चल के राम के पास गया है। तो यहाँ पर हमने जो ट्रांजेक्शन्स में समझा कि जब भी कोई वस्तु हमारे पास से राम के पास जाएगी, या जब भी कोई वस्तु हमारे पास से किसी दूसरी जगह जाएगी, तो जो डेस्टिनेशन होगा वो हमेशा डेबिट होगा, और जो सोर्स होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड वो होगा जहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और डेबिट साइड वो होगा जहाँ पर हम उसे अंत करते हैं। तो गुड्स सेल अकाउंट क्रेडिट, राम अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा भाग होगा, राम से नगद प्राप्त किया, तो यहाँ फिर से अगेन राम आ गया। तो चूंकि ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा गया, राम को माल बेचा 5,000 रुपये में, और बाद में किसी अन्य तारीख को हमने राम से 5,000 रुपये वापस ले लिया। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि राम है और पैसे भी हैं, परंतु राम ने 5,000 रुपये दिए, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, पैसे या तो कैश में आएंगे या तो बैंक में आएंगे, पर चूंकि उसने चेक से नहीं दिया इसलिए कैश में आएंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में पैसे आए और राम अकाउंट से, तो कैश अकाउंट में आए चूंकि डेबिट, और कहाँ से आए, राम अकाउंट से। इस प्रक्रिया को लिखने के लिए यहाँ पर हम जरा गौर से देखें, तो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट को पुरानी प्रक्रिया को याद कीजिए। यहाँ पर हमने देखा कि जो भी तारीख आपको लिखना है उस तारीख पर हमने ध्यान दें, एंड देन सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि जहाँ पर जाकर प्रक्रिया खत्म होती है वहीं से उल्टे क्रम से चालू होना है। तो चूंकि राम को माल बेचा, तो बेचा खत्म हुआ है ना, तो राम के पास से माल आया, राम के पास में माल आया है, तो राम अकाउंट से शुरू करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब इसी तरह से नरेशन पे भी हम लोग लिखेंगे, इधर पर डेबिट में जो अमाउंट है वो भी हमने 5,000 क्रेडिट 5,000 डेबिट लिख दिया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड सेल टू राम, बीइंग गुड सेल टू राम। इस तरीके से आपका ये प्रक्रिया यहाँ पर एंड होता है। तो ये ट्रांजेक्शन एंट्री इस पहले वाली ट्रांजेक्शन की खत्म होती है। सेकंड, अब दूसरा ट्रांजेक्शन पे आते हैं, राम से नगद प्राप्त किया, राम से नगद प्राप्त किया। अब इधर देखिए चित्र में, राम पैसे दे रहा है, हमें दे रहा है, हमने रिसीव किया, तो ये अकाउंट हमारे किस जाके अपडेट हो, कैश में जाएगा। तो अब कैश में जा रहा, तो कैश की एंट्री खत्म हो रही है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट, देन पीछे जाएंगे टू राम अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एंट्री होगा। तो तारीख लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, डेबिट साइड में अमाउंट 5,000 रुपये लिखा, टू राम अकाउंट 5,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम हमने लिख दिया, और ये नरेशन हमारी अपडेट हो गई। तो ये एक सिंपल एंट्री के रूप में हम कर सकते हैं। तो ये आपका सिंगल एंट्री और डबल एंट्री है। इसका मूल मकसद था आपको डबल एंट्री समझाना। डबल एंट्रीज अभी और हम प्रैक्टिस के रूप में बताएंगे कि डबल एंट्रीज में किस तरीके से हम करना है। फिलहाल आगे एक्सरसाइजेज जो होंगे उसमें बताएंगे। फिलहाल अभी आपको इतना समझ लेना है कि डबल एंट्री में सोर्स और डेस्टिनेशन, डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है, डेट टाइम कैसे देते हैं, फॉर्मेट कैसा है, उस फॉर्मेट में फिलअप कैसे करना है, यह आपको करना है।